नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल यूनिक एकेडमी इंडियन पॉलिटी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो क्लास चल रही इस समय 2-3 क्लासों से हमारी जो प्रारंभ हुई है वह है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ ये हमारी चल रही है। राष्ट्रपति की शक्तियों में हमने आप पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें प्रशासकीय शक्तियों के बारे में हमने बता दिया। प्रशासकीय शक्तियों के बारे में हमने बता दिया है कि किन की नियुक्ति करता है। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक, तो मैंने प्रशासकीय शक्तियों में बहुत चीजों को आपको बता दिया है। अब दूसरी हेडिंग थी, हमने पढ़ा था विधायी शक्तियां। दूसरा हमने पढ़ा था टॉपिक विधायी शक्तियां। आप इसको भी वीडियो में देखेंगे तो विधायी शक्तियों का भी वर्णन किया गया था। विधायी शक्तियों के बारे में जो वर्णन है वो ये है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसमें जो मैंने आपको पढ़ा दिया था राष्ट्रपति का वीटो पावर, जो अनुच्छेद 111 बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का वीटो पावर, इस वीटो पावर में मैंने पहले 4 वीटो के बारे में बताया था। एक मैंने बता दिया था अत्यंतिक वीटो। एक वीटो का हमने वर्णन किया है अत्यंतिक वीटो। दूसरा मैंने बताया है विशेषित वीटो। विशेषित वीटो। तीसरा बताया था मैंने निलंबनकारी वीटो। और चौथा हमने बताया था जेबी वीटो। ये 4 हमने बताया। कौन कौन? अत्यंतिक वीटो, विशेषित वीटो और निलंबनकारी वीटो। अत्यंतिक वीटो क्या होता है ये मैंने बता दिया है। विशेषित वीटो क्या है ये मैंने बताया है। जिन लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है उनसे मेरा निवेदन है, या जो आज हमारी पहली क्लास सब्सक्राइब कर रहे हो या पढ़ रहे हो, पहले मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मेरी क्लास पूरी देखेंगे तब सब्सक्राइब करेंगे। अगर उन्हें अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं कंटेंट्स एक भी नहीं छोड़ूंगा। और थोड़ी क्लास मेरी बड़ी होती है, 10, 15, 20 मिनट की मेरी क्लास नहीं होगी। मेरी क्लास जब भी होती है तो 50 मिनट के आसपास की होती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा पहले पूरी क्लास देखने के बाद तब आप जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसमें हम जो आपको बता दिया था कि ये वाला वीटो जो है, जो विशेषित वीटो है, यह भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। यह भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। बाकी अत्यंतिक वीटो है, निलंबनकारी वीटो है और जेबी वीटो है। जेबी वीटो मैंने आपको बता दिया है कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी अधिकार है। ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति में जो राष्ट्रपति है उसको 10 दिन तक इसको रोक सकता है। परंतु भारत के संविधान में राष्ट्रपति को जो दिया गया यह अधिकार है, जो यह अधिकार दिया गया है, उसमें समय सीमा का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं हरदम कह रहा हूं, समय सीमा का वर्णन नहीं किया गया है। राष्ट्रपति को जो जेबी वीटो का अधिकार दिया गया है उसमें समय सीमा का वर्णन नहीं है। ठीक है। इसी में मैंने आपको 3-4 चीजों को बता दिया था, 3-4 चीजों का वर्णन कर दिया था। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनसे मेरा निवेदन है कि वो पिछली लिंक में जाकर मेरी वीडियो को पढ़ें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि थोड़ी सी मैं माफी भी मांग लेता हूँ कि जो पिछली क्लास में थोड़ी सी नेटवर्किंग प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा वीडियो सही नहीं हो पाई है। लेकिन अगर आप ध्यान से अगर ईयरफोन लगा के देख लेंगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यही वीटो वाला भी था, तो आप उसको सुन सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में ही, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में ही आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश जारी करने का अधिकार। ध्यान से सुने, अध्यादेश जारी करने का अधिकार। तो पहले बात, इसका आर्टिकल कौन सा है? तो इसका अनुच्छेद है 123।
भारत में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दो पद को है, एक तो राष्ट्रपति को है और एक राज्यों में राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार है और राज्यपाल को भी है। तो राज्यपाल का जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है वह अनुच्छेद 213 और राष्ट्रपति का जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है वह है अनुच्छेद 123। एक प्रश्न यहां से आपका बन जाएगा कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है, तो आप साहब बता दोगे 123। ठीक है। इसके आगे प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब कर सकता है, तो यहां है जब, आप लिखते चलेंगे, जब संसद का सत्र मतलब अधिवेशन न चल रहा हो, संसद का सत्र न चल रहा हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक। अब यहां पर एक प्रश्न बनता है कि अध्यादेश कब करता है, जब संसद का सत्र न चल रहा हो। तो यहां संसद माने लोकसभा और राज्यसभा। यहां ध्यान देने की बात है कि किसी भी कानून को बनने के लिए, किसी भी कानून को अधिनियम में लॉ में परिवर्तित होने के लिए, किसी भी कानून को लॉ में परिवर्तित होने के लिए लोकसभा से भी वह विधेयक को पास होना चाहिए और राज्यसभा से भी वो विधेयक पास होना चाहिए। उस दोनों से पास होने के बाद तभी वो कानून बन पाएगा। लेकिन अगर प्रश्न पूछा गया था जब भी कानून बनेगा तो दोनों का अधिवेशन होना अनिवार्य है। अगर एक भी का भी अधिवेशन हो रहा हो और एक का नहीं हो रहा हो तब भी कोई कानून नहीं बन सकता। इसका मतलब कि एक सदन का सत्र अगर निलंबित हो तब भी कानून नहीं बन सकता और इस परिस्थिति में तब भी कानून नहीं बन सकता और इस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। सॉरी 6 माह। ठीक। अधिकतम पूछे तो 7.5 माह। 7.5 माह मतलब आप ये कह सकते हो 6 माह प्लस 6 सप्ताह अधिकतम रह सकता है। ठीक। किसी भी प्रस्ताव, ये समानता इसका अवधि कितनी होती है अध्यादेश जारी करने की, कब तक रह सकता है, 6 माह तक। क्योंकि 6 माह के बाद में अधिवेशन बैठेगा, दोनों का अधिवेशन होगा, तो उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा तो 6 सप्ताह का समय बीत सकता है। तो अधिकतम पूछा जाए तो 7.5 माह माने 6 माह 6 सप्ताह और समानता इसको पूछे तो 6 माह। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार 123 या बता दोगे क्यों जारी किया जा सकता है, जब संसद का सत्र न चल रहा हो और तुरंत कार्यवाही, ये ध्यान देंगे, तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यहां पर ध्यान देने की बात है कि तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता को आप आर्टिकल 352 से नहीं जोड़ोगे। ये 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा। तुरंत कार्रवाई का मतलब नियम कानून बनाने की तुरंत आवश्यकता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। प्रभाव इसका कितना होगा, 6 माह या अधिकतम 7.5 माह, 6 माह प्लस 6 सप्ताह। ठीक है। इसमें और कुछ बातें हो सकती हैं, इसको मैं मिटा देता हूं या मैं यही लिख देता हूं आप लोगों को और चीजें और क्या जानना है। इसकी हम अगर ऐतिहासिक बैकग्राउंड की बात करें तो 1861 का भारत शासन अधिनियम, जब भारत आजाद नहीं था तो 1861 का भारत शासन अधिनियम में भी अध्यादेश राज्यपाल को, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1861 के भारत शासन अधिनियम में भी राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला था
और इसका भी प्रभाव या इसकी भी अवधि जो थी वह 6 माह थी। ठीक, इसके अलावा 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी इसका वर्णन मिलता है। अगर तो ये रही आपकी ऐतिहासिक बैकग्राउंड, और यहीं से अध्यादेश जारी करने के अधिकार का राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है और राज्यपाल को भी दिया गया है। जब राज्यपाल पढ़ाएंगे तो वहां आएगा, बहरहाल यह दिमाग में आ गया तो मैंने आपको बता दिया कि राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अनुच्छेद 213 और राष्ट्रपति का 123। ये आप हमें उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता हो, संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये जो अध्यादेश होता है बच्चों, ये एक अस्थायी कानून होता है, अस्थायी कानून होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। तो ये आपको समझ बात आ गई होगी। अब मैं इसको मिटाता हूं, इसमें कुछ और बातें बतानी जो और इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो केवल एक फैक्चुअल बात हो गई जो आपको बड़ी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। वो ये है कि एक मामला आया कूपर केस। कूपर केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा, ध्यान दें, कूपर केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा, कूपर केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के अधिकार को कूपर के केस में यह स्पष्ट हुआ कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के अधिकार को कर लेंगे कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के अधिकार को की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मामला कूपर केस का था। ठीक, इसके बाद 38वां संविधान संशोधन, 38वें संविधान संशोधन में क्या हुआ दोस्तों कि इंदिरा गांधी ने यह संसद से पास करवा दिया कि राष्ट्रपति का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार न्यायिक समीक्षा से परे, न्यायिक समीक्षा से परे, ये इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक, फिर 44वां संविधान संशोधन, सॉरी हाँ ठीक, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार न्यायिक समीक्षा के अधीन है। क्योंकि इसके पहले मैं एक बात बताता हूं आपको, 1961 से लेकर 1987 के बीच में बिहार के राज्यपाल ने, ध्यान से देखिए, बिहार के राज्यपाल ने लगभग 256 अध्यादेश जारी किए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लगभग 256 अध्यादेश जारी किए जो तर्कसंगत नहीं था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश असद्भावपूर्ण है, उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है,
इसमें एक चीज और बताना है आपको कि राष्ट्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चों, कि जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वह स्वेच्छा से जारी नहीं कर सकता। ये ध्यान दें, स्वेच्छा से जारी नहीं कर सकता। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ये अध्यादेश जारी करता है मंत्रिमंडल के परामर्श पर। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वह मंत्रिमंडल के परामर्श पर करता है। ठीक है, तो हमने अब तक राष्ट्रपति के अध्यादेश, आर्टिकल आप बंद कीजिए फटाक से आंख और मेरे साथ बोलिए। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार 123 अनुच्छेद कब जारी करता है? जब संसद का सत्र न चल रहा हो और तुरंत कानून की आवश्यकता हो। तो संसद का सत्र न चल रहा हो और तुरंत कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की जो प्रक्रिया है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इसको 38वां संविधान संशोधन के द्वारा इंदिरा गांधी ने न्यायिक समीक्षा से परे कर दिया था, लेकिन 44 अमेंडमेंट के द्वारा इस अधिकार को इसे फिर न्यायिक समीक्षा के अधीन लाया गया। ठीक है, और अगली बात मैंने आपको बता दिया, अगर इसकी ऐतिहासिक ब्रेकडाउन में जाए तो 1861 के भारत शासन अधिनियम में ये यूपीपीसीएस के वही लगभग मैंने देखा है कि 1-2 साल के गैप में पूछ देता है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला। तो ये आपको बता दिया 1861 का भारत शासन अधिनियम। तो ये रहा राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। ठीक है, हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां पढ़ लिया। ये विधायी शक्ति में ही राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है दोस्तों। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें क्या है? नंबर 1 लिख लेंगे, धन विधेयक राष्ट्रपति, धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से, ये बात इंपॉर्टेंट, धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। यहां 2 कंडीशन कि धन विधेयक जब भी प्रस्तुत किया जाएगा तो राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तुत किया जाएगा, और कहां प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में। धन विधेयक कभी भी राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। नंबर 2 है आपका कि राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण, आप लिख के चलेंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण माने बजट को संसद के पटल पर रखवाता है। 2 कंडीशन, 2 शक्ति मैंने बता दिया। नंबर 3 राष्ट्रपति नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाता है। और नंबर 4 बात करें, राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व वितरण के लिए हर 5वें वर्ष
वित्त आयोग का गठन करता है। हर 5वें वर्ष वित्त आयोग का गठन करता है। तो आपने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों वित्तीय शक्तियां में? धन विधेयक, आप इसको मैं उम्मीद है कि आप लिख भी रहे होंगे। धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के पटल पर रखवाता है। राष्ट्रपति नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखवाता है। और राष्ट्रपति जो है हर केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व वितरण के लिए हर 5वें वर्ष वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की हेडिंग होगा आपका राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। हम इसको मिटा देते हैं, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, इसको पढ़ लें। यहां मिटा देते हैं केवल, आप अपना हेडिंग बना लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। ठीक है, नंबर 1 क्या है? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नंबर दूसरी बात, राष्ट्रपति जब चाहे उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधिक मामले पर परामर्श ले सकता है। इसी को कहते हैं परामर्श लेने का अधिकार। ये पूछा गया प्रश्न है, राष्ट्रपति का परामर्श लेने का अधिकार। और ये अनुच्छेद जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 143। ठीक है, तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां में ये हो गया। इसी में हटेगा नहीं, इसलिए मैं इसको मिटाऊंगा, क्योंकि न्यायिक शक्तियां में एक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है राष्ट्रपति का क्षमादान का अधिकार। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां में हमने 2 बातों को बता दिया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अलावा वह है राष्ट्रपति का क्षमादान का अधिकार। ठीक है, राष्ट्रपति का क्षमादान का अधिकार। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति के क्षमादान का अधिकार में क्या ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति, आप लिखते चलेंगे, हमें उम्मीद है कि आप कलम कापी लेकर बैठे होंगे। राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। किन्हें कर सकता है? ये देखें, संघीय इसकी पूरी लाइन में बता सकता हूं, संघीय न्याय के विरुद्ध, हाँ ये पूरी लाइन है, संघीय न्याय के विरुद्ध किसी अपराध में इसमें क्षमा कर सकता है। नंबर 2 क्या है दोस्तों? नंबर 2, अगर उसको सैन्य न्यायालय द्वारा दंड दिया गया है, सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया दंड को भी माफ कर सकता है। और नंबर 3 क्या है? यदि दंड मृत्यु दंड हो तो उसे भी क्षमा कर सकता है। ठीक है, तो क्षमादान का अधिकार किस अनुच्छेद में दोस्तों? 32 में है। संघीय न्याय के विरुद्ध अगर कोई अपराध किया है तो उसमें वह माफ कर सकता है। सैन्य न्यायालय द्वारा दंड दिया गया है तो उसको माफ कर सकता है, और दंड मृत्यु दंड है तो उसको भी वो माफ कर सकता है। इसमें कुछ शर्तें हैं, वो आप देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये,
किनको करता है। क्षमा में क्या है, ये क्रम से पूछ दिया एग्जाम में, जो उनके मैं नाम लिखने वाला हूं सबके वो क्रम पूछ दिया, इसमें किनको किनको क्या क्या परिस्थितियां हैं। इसमें क्या, क्षमा में क्या है कि दंड एकदम से माफ कर सकता है, दंड को एकदम से माफ कर सकता है। और इसमें मृत्यु दंड भी दिया गया हो तो भी, मृत्यु दंड को भी, मतलब मृत्यु दंड है उसको बदल एकदम माफ कर सकता है, एकदम माफ कर सकता है, मतलब वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत कर सकता है आदमी, अगर किसी को दिया गया है। दूसरा, नंबर 2, दूसरा लघुकरण। लघुकरण में क्या है कि दंड को कम कर सकता है, दंड को कम कर सकता है। इसमें क्या है, इसमें है मृत्यु दंड दिया गया है, मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, आजीवन कारावास में बदल सकता है। ठीक। नंबर 3, एक क्रम देखें, क्षमा, लघुकरण, नंबर 3 परिहार। परिहार में क्या है, प्रकृति वही होगी, प्रकृति वही होगी परंतु दंड को कम कर सकता है। जैसे अगर हम बात करें इसमें क्या आ जाएगा, जैसे आ जाएगा कि किसी को सश्रम कारावास है तो उसे सश्रम न करके केवल सामान्य कारावास दे सकता है, मतलब वह कठोर श्रम की जगह उसकी प्रकृति वही है लेकिन उसको दंड को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो क्या क्या हो गया, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम। विराम में किसी विशेष परिस्थिति में कम कर सकता है। जैसे विशेष परिस्थिति का मतलब कोई विकलांग हो उसको कम कर सकता है, या कोई गर्भवती स्त्री हो, तो ये विशेष परिस्थितियां हैं, इनको भी कम कर सकता है। और लास्ट प्रविलंबन, मैं नीचे लिख देता हूं, आप ध्यान देंगे। प्रविलंबन, प्रविलंबन, इसमें प्रविलंबन, इसमें क्या है, दंड पर अस्थाई रोक लगा सकता है, दंड पर अस्थाई रोक लगा सकता है। दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है, इनको आप क्रम से याद रखें। क्षमा लिखा गया आर्टिकल 72 में, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा दान का अधिकार देता है। राष्ट्रपति किनको क्षमा दान कर सकता है, संघीय न्याय के विरुद्ध किसी अपराध में, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए किसी दंड में, यदि दंड मृत्यु दंड हो तो उसको भी माफ कर सकता है। अब यहां किनको कर सकता है तो उसका क्रम देखिए, राष्ट्रपति क्षमादान के अंतर्गत क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन। ध्यान देखिए ये पांचों आते हैं, क्रम से पूछा गया, बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन। और इसके अंतर्गत क्या होता है, मैं हट जाता हूं, आप इसको पूरा बकायदा लिख लेंगे। राष्ट्रपति क्षमादान के अंतर्गत निवेदन हमारा आपसे कि आप डाउनलोड करके वीडियो लास्ट तक देखिएगा, देखने के बाद तब आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ये हमारी आपसे विनती है, ठीक है, ताकि मैं कंटेंट्स में आपको छूटेगा नहीं, ये जिम्मेदारी मेरी है। तो राष्ट्रपति की 72 में क्षमादान का अधिकार है। अब आपके प्रश्न में दिमाग में आना चाहिए, क्या राष्ट्रपति का क्षमादान का अधिकार वह स्वतंत्र है? ये प्रश्न बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो आप इसको लिख लिए होंगे। इसमें मैं कुछ और बातें बताता हूं। 72 में केवल अगर आप छोटी किताबें पढ़ेंगे या वन लाइनर बुक पढ़ेंगे
समसामयिक घटना चक्र पढ़ेंगे या जो प्रयागराज या पर जो छोटे छोटे प्रकाशन वाली किताबें पढ़ेंगे, तो वह आप इतना बता देंगे कि अनुच्छेद 72 में क्षमादान का अधिकार है, बस। लेकिन उससे अब काम नहीं चलने वाला, उससे अब काम नहीं चलने वाला। अब परीक्षाओं का जो नेचर है, जो प्रकृति है, वह टफेस्ट हो गई है, कठिन हो गई, डिफिकल्टी हो गई है। और डिफिकल्टी में वह फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट पर जोर दे रहा है। इसलिए एक तो फैक्ट हो गया, उसमें क्षमादान किसको कर सकता है, तो मैंने बता दिया कौन कौन। क्रम से अगर आपको दूंगा, क्षमा, लघुकरण, परिहार, प्रविलंबन और एक विराम, 5 मैंने आपको बता दिया था। अब यहां प्रश्न था, क्या क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति का स्वतंत्र है? तो यहां पर कुछ आपको मैं बातें बताना चाहता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम जान लीजिए। क्रीम टॉपिक पढ़ रहे हैं आप। केहर सिंह के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया। केहर सिंह का मामला था, ध्यान से देखें। केहर सिंह के मामले में कोर्ट ने फैसला क्या दिया कि नंबर 1, ध्यान से देखें, क्षमादान के लिए सुनवाई लिखित होगी, मौखिक नहीं होगी। क्षमादान करने वाले को, मेरी बात ध्यान सुने, क्षमादान करने वाला जो व्यक्ति जाएगा राष्ट्रपति के समक्ष गुहार लगाएगा, उसकी सुनवाई लिखित होगी। नंबर 2 बात बहुत इंपॉर्टेंट, क्षमादान मंत्रिमंडल, बहुत ध्यान से ध्यान दे बच्चों, क्षमादान मंत्रिमंडल के परामर्श से करेगा, मंत्रिमंडल के परामर्श से करेगा। क्षमादान मंत्रिमंडल के परामर्श से करेगा। नंबर 3, गौर करें, नंबर 3, अगर क्षमादान भेदभावपूर्ण है तो इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ठीक, ये अनुच्छेद 72 के मामले में ये ध्यान देंगे, राष्ट्रपति क्षमादान भी स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। जब भी वह करेगा तो मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करेगा। मेरी बात ध्यान सुनिए, राष्ट्रपति का क्षमादान का अधिकार जब भी वो करेगा तो मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करेगा, वो स्वेच्छा से नहीं कर सकता है। अब मैं एक चीज और यहां बताना चाहता हूं कि राज्यपाल को भी, राज्यों के राज्यपाल को भी क्षमादान का अधिकार है। क्षमादान का अधिकार राज्यों के राज्यपाल को भी है। वो मैं टॉपिक आएगा तो एक बार और रिवीजन होगा, लेकिन यहाँ मामला आ गया, मैं बता देना चाहता हूं। और राज्यपाल का जो क्षमादान का अधिकार है, याद रखेंगे, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161, इसी बहाने आप 61 याद कीजिए, महाभियोग 61 है, 100 जोड़ दीजिए तो राज्यपाल का क्षमादान का अधिकार होगा। तो राज्यपाल का क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति के क्षमादान में लगभग समानता है, केवल 2 जगह भिन्नता है, केवल 2 जगह। मतलब आप ये भिन्नता मैं बता रहा हूं, बाकी सब समानता ही है। केवल जो मैंने लघुकरण बताया, सब कुछ बताया वो सही है, क्योंकि परंतु राज्यपाल और राष्ट्रपति के क्षमादान में कहां अंतर है वो देखें। नंबर 1, केवल 2 जगह अंतर है। नंबर 1, सैन्य न्यायालय में या सैन्य न्यायालय पर राज्यपाल का कोई अधिकार नहीं है। सैन्य न्यायालय पर राज्यपाल का कोई अधिकार नहीं है। और बी, दूसरी बात है, राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता। राष्ट्रपति
मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता। राज्यपाल किसी भी दंड को क्षमा कर सकता है, रोक सकता है, परंतु मृत्यु दंड को क्षमादान में बदल नहीं सकता। ठीक है। हाँ, ये है कि राज्य उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड को निलंबित, हालांकि राज्यपाल मृत्यु दंड को निलंबित या दंड का स्वरूप कम कर सकता है, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकता है या मृत्यु दंड को कम कर सकता है, लेकिन एकदम से क्षमा नहीं कर सकता। जबकि जो राष्ट्रपति है मृत्यु दंड को एकदम से क्षमा कर सकता है, किसी को फांसी दी गई है उसको क्षमा कर सकता है, परंतु राज्यपाल मृत्यु दंड को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकता है, परंतु हाँ कर सकता है या तो दंड का स्वरूप कम कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से क्षमादान नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान में यही दो अंतर है, बाकी लगभग समानता है। बाकी ये 72 में है और ये 161 में है। राष्ट्रपति का क्षमादान का अधिकार जो है वो मंत्रिमंडल के परामर्श से करेगा और उसकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो राष्ट्रपति की शक्तियों में मैंने आपको न्यायिक शक्तियां पढ़ा दिया, उसके साथ राज्यपाल को भी मैंने कुछ उसके बारे में कुछ आपको जानकारियां दी। अब अगली हेडिंग होगी, छोटी छोटी हेडिंगें होंगी। अब लगभग हमारा राष्ट्रपति की शक्तियां को जो कार्यक्रम है वह एकदम अब समाप्त होने के कगार पर है। एक दो हेडिंग और मैं देख लेता हूं कि छूट तो नहीं रहा है। एक दो हेडिंग और दोस्तों होगी। कूटनीतिक शक्तियां, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि जितने भी राष्ट्र के नाम किए जाते हैं, जितने भी राष्ट्र के कार्य किए जाते हैं, वह राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि विभिन्न देशों में राजदूत, उच्चायुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। ठीक है, ये कूटनीतिक शक्तियां हो गई। तीसरा लास्ट, सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियों के बारे में आप जानते हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। ये सैन्य शक्तियां हो गई। एक और लास्ट, आपातकालीन शक्तियां, ये मैंने आपको पढ़ाया है संविधान की विशेषता वाली क्लास में, क्लास 1 या 2 की विशेषता में होगा, लेकिन फिर मैं बता देता हूं। शक्तियां यहां भी है 352, 356, 360। ये पूरा एक चैप्टर होगा, इस पर मैं बाद में बताऊंगा। बहरहाल आप यहां देख लीजिए, ये 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। वेरी गुड, राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 क्या है दोस्तों? यह राष्ट्रपति शासन है। और तीसरा 360 यह वित्तीय आपातकाल। मेरा एक प्रश्न इसी बहाने है, आप कमेंट में मेरा उत्तर दीजिएगा। प्रश्न ध्यान सुने, आप उत्तर दीजिएगा कि अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा? अब तक देश में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है? मेरा प्रश्न ध्यान सुन रहे हैं आप? अब तक कितनी बार देश में वित्तीय आपातकाल लगा? ये मेरा प्रश्न है, आप कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न और है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा? दो प्रश्न है मेरे। अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा और अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा? ये दोनों प्रश्नों के जवाब
आप हमको कमेंट में लिख कर देंगे। आप लोगों से बड़ा निवेदन है। अब इस टॉपिक की लास्ट राष्ट्रपति, कुछ बातें ये ध्यान दें, इस पे पहले चर्चा हुई थी कि राष्ट्रपति हमारा संवैधानिक शासक है। वास्तविक शासक कौन होता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। राष्ट्रपति हमारा संवैधानिक शासक होता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो व्यवस्था अपनाई गई है वह संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। इस संबंध में भीमराव अंबेडकर ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन समझे, इस संबंध में भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही जबरदस्त बात कही। इस संबंध में भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक पद को समझना है तो वहां पर आर्टिकल 53 कामा आर्टिकल 70 कामा आर्टिकल 74 और 75 को पढ़ें। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा राष्ट्रपति जो है वह संवैधानिक शासक होगा, वास्तविक शासक नहीं होगा। मैंने पहले ही क्लास में लिखा था आर्टिकल 53 क्या है कि संघ की समस्त कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघ की समस्त कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह माने कौन? राष्ट्रपति, जिसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अब अधीनस्थ में कौन? वही प्रधानमंत्री प्लस मंत्री परिषद। दोस्तों मैंने कहा, भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अगर राष्ट्रपति के संवैधानिक पद को समझना है तो 53, 74 और 75 को समझना है। 53 मैंने बता दिया, माने राष्ट्रपति स्वयं नहीं कर सकता, और कैसे नहीं कर सकते इसके बारे में सब कुछ बता दिया। क्षमादान में आप देख लिए होंगे, राष्ट्रपति स्वेच्छा समाधान नहीं कर सकता। अगला, राष्ट्रपति आपातकाल भी स्वेच्छा से नहीं कर सकता, वो मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करेगा, लिखित परामर्श से करेगा। दोनों बातें हो गई। इसके पहले आप जितनी भी नियुक्तियां होंगी वो मंत्रिमंडल के परामर्श से ही होंगी। ठीक है, अब अगला कौन सा है? 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 देख लें। राष्ट्रपति 74 कहता है, हालांकि इसको पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अब देखो दोस्तों, यही टॉपिक जो आपको यहां लाग खड़ी कर रही है, ये देखिए। 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता अपने माध्यम से करेगा, तो माध्यम कौन हो गए? मंत्रिपरिषद और उसकी प्रधानमंत्री। और आर्टिकल 75 क्या कहता है? 75 कहता है मंत्रिपरिषद। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं हरदम कह रहा हूं दोस्तों, जहां मैं लिख दूं ये मानिए कि प्रश्न बहुत बार आया है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति प्रश्न में आता है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अगर ऑप्शन में दिया, ध्यान सुनिए, अगर मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, ऑप्शन में दे दे संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। प्रश्न हो जाए कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन में संसद भी हो, राष्ट्रपति हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो। इसमें उत्तर आपका ये होगा, न तो संसद होगा, न तो राष्ट्रपति, न तो राज्यसभा। इसीलिए मैं हरदम कह रहा हूं, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, क्योंकि मंत्रिपरिषद माने सरकार के खिलाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव
अविश्वास का जो प्रस्ताव लाया जाएगा, वह ध्यान दें, वह अविश्वास का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में कभी नहीं लाया जाएगा। मंत्रिपरिषद के खिलाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाएगा वह लोकसभा में लाया जाएगा, कभी भी राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। तो मेरा प्रश्न समझ गए कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? लोकसभा। ठीक है, तो ये आज पूरी तरह से राष्ट्रपति पर पूरी तरह से चैप्टर समाप्त। राष्ट्रपति हमने पढ़ा, राष्ट्रपति कौन होता है, उसकी शक्तियां, उसका निर्वाचन कैसे होता है, कौन लोग निर्वाचन में भाग लेते हैं, उसको हटाने की प्रक्रिया क्या है, महाभियोग क्या होता है। फिर उसकी मैंने प्रशासकीय शक्तियां पढ़ाया, उसकी मैंने विधायी शक्तियां पढ़ाया, उसकी मैंने वित्तीय शक्तियां पढ़ाया, उसकी मैंने न्यायिक शक्तियां पढ़ाया, उसकी मैंने कूटनीतिक शक्तियां पढ़ाया। ठीक है, उसकी मैंने आपातकालीन शक्तियां पढ़ाया। तो सारी शक्तियों को मैंने अलग अलग हेडिंग करके आपको पढ़ा दिया है, बता दिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि जिन लोगों ने आज मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो ऊपर की जो हमारी क्लास है राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को पूरा शुरू से राष्ट्रपति से खोलें और अब तक की पूरी सारी की सारी वीडियो को देखें, तो उन्हें एक क्रम से टॉपिक मिलेगा और उसमें कोई समस्या नहीं होगी। और आपसे निवेदन है कि अब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन इतना पढ़ा दिया हूं कि आप कुछ पेपर हल कीजिए। निवेदन मेरा आपसे ये कि आप पेपर हल कीजिए और जहां से आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है उसको हल कीजिए। नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में आइए, क्योंकि पढ़ाना ही उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आप क्वेश्चन हल करें, सफल हों और उस सफलता भगवान करे आप जिस भी एग्जाम को दे रहे हैं उसमें आपको सफलता तुरंत मिले, क्योंकि इस समय जो समय चल रहा है वह परिस्थितियां बड़ी प्रतिकूल हैं छात्रों के। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि इस प्रतिकूल परिस्थिति में जो लहरों में से को काट कर आगे निकलेगा वही सच्चा हीरो होगा। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि आप प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने ध्यान को एकाग्र कीजिए और जम के लग जाइए। एकदम एक टाइम सेट कर लीजिए कि हमको इतना समय तक पढ़ना है, इतने समय तक पढ़ाई हमको जम के करनी है। उस समय कोई मोबाइल नहीं, कोई दोस्त यारी नहीं, क्योंकि जब आप सफल होंगे तो बहुत दोस्त यार बन जाएंगे। लेकिन जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो आपके पास मोबाइल हो ना तो कोई हो। जब पढ़ाई करने के बाद कॉपी आपका नोट्स हो गया, नो कोई फेसबुक, नो व्हाट्सएप, मोबाइल के सब बंद करके डाउनलोड करके पूरी जम के पढ़ाई कीजिए। हमारा आप सही निवेदन है। कमेंट कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं इंडियन पॉलिटी में जितना मैं पढ़ा दिया है उसमें नहीं आता है, मैं उसका जवाब देने को तैयार हूँ। आप पूरी बस निवेदन है कि आप पूरी वीडियो इन तक देखने के बाद सब्सक्राइब करें। कल की क्लास मतलब जो हमारी अगली क्लास होगी वो राष्ट्रपति के बाद अगली क्लास जो उपराष्ट्रपति पर होगी। आज की क्लास यहीं तक, इसके बाद हम फिर मिलेंगे उपराष्ट्रपति पर। आप हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो आप हमको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब ही हमको हमारा मनोबल बढ़ाएगी और हम अपने सीमित संसाधनों में आपको पूरी तरह से जो मैटर आपको इलाहाबाद, प्रयागराज, दिल्ली में विभिन्न जगहों पर मिलेगा वो आपको मैं यहीं रहकर देने का प्रयास करूंगा। आप एक छोटे से एक शहर में देने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप जम के तैयारी कीजिए। बाकी मेरा सहयोग आपके साथ जो भी होगा मैं आपको दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।